Hi everyone. So we are solving previous year question paper for class 12th physics, and we are solving section D. Okay. Now our next question is this. As I have told you in previous lecture, what we are going to do in the next lecture. So what is principle of transformer, and explain the working of step up transformer by drawing circuit diagram. ओके, तो मैं सर्किट डायग्राम बनाने नहीं जा रहा हूँ, मैंने अब डाउनलोड करके आपके लिए लिखा हुआ है, आप उसको देख करके खुद ही समझ लेंगे। ओके, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है वो जानना ज़रूरी है। ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म करता है किसको, वोल्टेज को। अब ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, तो या तो हमको ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज मिलेगा, हाई वोल्टेज, तो उसको क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, या तो अगर लो वोल्टेज है तो उसको क्या करता है, हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब एक ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। ओके, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ये चेंज करता है। सो हियर मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के बेस इसका प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे ये काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा होगा कि जब खुद की कॉइल में ईएमएफ जब इंड्यूस हो रहा है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल आपके पास यहाँ है, दूसरी कॉइल आपके सामने है। अब इसमें करंट के डायरेक्शन को बार बार अगर चेंज करते हैं, तो इसमें से जो ईएमएफ निकलती है वो सामने वाले कॉइल से जाकर टकराती है, और इसमें भी ईएमएफ क्या कर देती है, इंड्यूस कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन, इसी के प्रिंसिपल पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम करता है। तो आगे लिखा है मैंने, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ वन कॉइल चेंज ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन इट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, सॉरी ये क्या है, कॉइल वुंड ऑन द सेम कोर। मतलब इसमें आप एसी करंट देंगे, एसी करंट की डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसमें से वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे वो जाके क्या होंगे, इससे टकराएंगे, और इसमें भी ईएमएफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, और इसी के बेसिस पे हमारा ये काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जो जिसमें से एसी करंट देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल है, और ये क्या है, हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ओके, सेकेंडरी कॉइल है, और जिस पे लपेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। ओके, अब इसमें होता है क्या, हम लोग बेसिकली कि अभी तो जस्ट मैंने समझा कि इसमें करंट देंगे, और इस इंडक्शन के द्वारा इसमें भी करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, या वोल्टेज यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे आता है वी एस अपन वी पी एन एस अपन एन पी। बट अगर करंट के साथ भी इसका रिलेशन देखें तो करंट के साथ हमारा क्या आता है, आई पी अपन आई एस। ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे ट्रांसफार्मर के सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, जहाँ वी एस क्या है, वी एस वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, वीपी वोल्टेज इन, सॉरी लिखा तो है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, ट्रांसफार्मर अगर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, अगर बढ़ाने वाला है, यानी कि लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो टू हाई में अगर कन्वर्ट करने वाला है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ देखेंगे तो इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, स्मॉल है, कम है, और इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो अगर ऐसा किसी ट्रांसफार्मर में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसके जस्ट अपोजिट, अगर प्राइमरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। तो फिलहाल हम स्टेप अप की बात कर रहे हैं। ओके, सो
नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसमें क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लो टू हाई कर रहा है। ओके, तो प्राइमरी में वोल्टेज आपका कम होगा और सेकेंडरी में वोल्टेज आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये शायद, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। करंट कैसे ट्रांसफर होगा, करंट के ट्रांसफर के लिए हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन है, पावर के एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो प्राइमरी कॉइल में कितना पावर कंज्यूम होगा, सेकेंडरी कॉइल में कितना कंज्यूम होगा, दोनों इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है ये वाला, और इसी को इक्वेट कर देते हैं अगले वाले के साथ, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, तो अब यहाँ देखिए कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है। ओके, तो IS इज लोअर देन प्राइमरी इन करंट, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी में जो करंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में होगा। इसके जस्ट अपोजिट आपका जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपका क्या है, स्टेप डाउन का है, स्टेप डाउन का। ओके, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इस चैप्टर के सारे जो न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ये कंडीशन याद रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो गई, और अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में बढ़ जाएगा, प्राइमरी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, करंट भी उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, इस रिलेशन से जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के बाद आपका डिफ्रैक्शन भी है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, मतलब दो वेव का किसी मीडियम के किसी पॉइंट पे जाकर के मिलने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग निकाल कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है, कि एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, यहाँ से ये वेव्स निकल रही हैं और ये वेव जा करके हमारे पास दो स्लिट से टकरा रही है। अब दोनों स्लिट क्या करेंगे, एक नए सोर्स का काम करेंगे और वेव्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो वेव्स हैं जब मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो जा करके टकराएंगे, जैसे एक दूसरे के सुपरइम्पोज यहाँ किया, जहाँ जहाँ ये मिल रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रही है, मीडियम के किसी पॉइंट पी पर जा करके ये मिल रही हैं। अब ये मिलेंगे या तो मिलने से इनके क्या होगा, या तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, या तो ब्राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये वाला रीजन आपका क्या है, ब्राइट है, ये वाला रीजन आपका क्या है, डार्क है। इफ अगेन ये वाला क्या है, डार्क है, ये वाला ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, इस तरह का पैटर्न मिलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जिसमें दो वेव जा करके एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के बाद या तो मैक्सिमा बनाएंगी, या तो हमको मिलने के बाद मैक्सिमा देंगे या तो मिनिमा देंगे स्क्रीन पर। ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इंटरफेरेंस कब हमको मिलेगा, कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, मतलब कि लाइट जो सोर्स है इसका जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल सोर्स से हमारी लाइट आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लाइट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब कि वेवलेंथ सेम होना चाहिए, लैम्डा शुड बी सेम, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये कब मिलेगा, ठीक है, इसके लिए हाइगेंस ने बहुत जुगाड़ लगाया था उसको, तब जाकर उसको ये कंडीशंस मिली थी। एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों कोहेरेंट वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये 3-4 कंडीशन मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ये आपको याद रखने हैं कि लाइट wave should be coherent, monochromatic amplitude should be equal, and last equal path difference होना चाहिए। ओके, जहाँ पे हमको ये मैक्सिमम वाला कंडीशन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे डार्क वाला पैटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, या इसी को ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं और डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा के मल्टीपल होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे देख सकते हैं पाथ डिफरेंस, अगर डेल्टा एक्स ले लें पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ
एन लेमडा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी एन प्लस 1/2 लेमडा के बराबर में अगर आ रहा है, वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस मिलेंगे। और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा इवन होगा, यहाँ पे ऑड होगा, ऑड यहाँ पे इवन, ठीक। इसकी बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है आपकी फेज डिफरेंस, यानी कि फेज आपका अगर क्या है, इवन है, तो हमको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर ये हमारे पास क्या है, ये ऑड है, यानी कि फेज डिफरेंस अगर ऑड है तो हमको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, ओके। सो आई होप इंटरफ्रेंस आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं डायफ्रैक्शन पे। तो बेसिकली डायफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास लाइट वेव का किसी मीडियम में ट्रेवल करने के बाद किसी ऑब्स्टेकल से यानी किसी रुकावट से टकरा करके मुड़ जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमको क्या पता था, हमको बेसिक प्रिंसिपल से ये पता था कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ओके। बट हाइगन्स का बट आगे चल के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें से ये पता चला कि जब लाइट किसी तीव्र किनारों से मुड़ती हैं, तीक्ष्ण किनारों से जब मुड़ती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, हाँ टकराती हैं, तो ये अपने पाथ से मुड़ जाती हैं, ओके। मतलब हमको पहले ये बताया गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जो ही किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी रुकावट से टकराती है, तो ये ऐसे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब लिखा है बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव एज दे पास थ्रू एन एपर्चर। मतलब किसी रुकावट से टकराती हैं और फिर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है कि पहले सबको लगता था कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर उसके बाद क्या होता, लाइट मुड़ गई, तो यहाँ से हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न पता चला कि डायफ्रैक्शन क्या होता है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारा जो वेवलेंथ है वो किसके ऑर्डर का होना चाहिए, उस ऑब्स्टेकल जिससे टकरा रहा है उसके अगर उसका ऑर्डर अगर इस वेवलेंथ का ऑर्डर का हुआ तभी हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एपर्चर टू स्क्रीन सफिशिएंटली लार्ज, यानी कि स्क्रीन और डिस्टेंस के बीच का जो जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही लार्ज होना चाहिए, और लाइट हमेशा क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, ओके। सो ये हमारा रहा डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे डायफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है कि सेंटर में मैक्सिमम मिलता है, जैसे जैसे हम इस मैक्सिमा से दूर जाते हैं तो हमको क्या होना है, इस मैक्सिमा की जो पोजीशन और मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, घटती जाती है, ओके। तो डायफ्रैक्शन मतलब लाइट का किसी किनारों से टकरा करके मुड़ जाना। अब मुड़ने के बाद ये भी क्या करेंगे, ब्राइट ब्राइट डार्क इस तरह का पैटर्न बना रही है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट, इस तरह का पैटर्न यहाँ भी मिलना है। बट सेंटर में जो पैटर्न है उसकी जो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं इंटेंसिटी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हमको यहाँ पे नहीं लिखना, बट यहाँ पे समझ लीजिए कि डायफ्रैक्शन में हमारे पास दो प्रकार का होता है, फ्रोनोफ और फ्रेस्ना, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, या आज का जो भी हमारा ये प्रॉब्लम था, इसको आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा रहा, ये ट्रांसफार्मर क्या था इसको हमने बता दिया। अब इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में 5B, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ओके। तो मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, बार हम देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। सो लेक्चर देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।